जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनआईएस विद राजा सर पे। बच्चों, पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ाई करनी है, एनआईएस की अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप सभी का स्वागत है अगेन एनआईएस विद राजा सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th एनआईएस की जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला बच्चों। इस चैप्टर से कम आपका 6 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। मुगल शासन की स्थापना, जिसका नाम है बच्चों मुगल शासन की स्थापना। इसके बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और बच्चों, मैंने क्या बोला, पढ़ाई करनी है, सच्चे में पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हां, अगर आपके पास टाइम है, आप मेरे से क्लासेस लेना चाहते हो बच्चों, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की पूरी तैयारी एग्जाम तक की ₹300 बच्चों, 300 रुपए में आप मेरे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और हर सब्जेक्ट की क्लासेस चलती है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे जानकारी ले सकते हैं अलग अलग क्लासेस की। मैं व्हाट्सएप, मेरा नंबर यहां पे दिया हुआ है बच्चों, तो आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब मैं कह दूं पहले ही, पढ़ाई करना है, समझना है, अच्छे से समझना है, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो। अब आ गए, हमने वीडियो को क्लिक कर ली है, मेहनत कर ही रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। मेरी भी मेहनत खराब ना जाए और आपकी भी मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? मुगल वंश के बच्चों जो स्थापना है वो बाबर ने करी थी। किसने करी थी बच्चों? बाबर ने करी थी। और बाबर ने 1501 में पादशाह की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी बच्चों? पादशाह की। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। और बाबर ने 1501 में बच्चों पादशाह की उपाधि ली थी। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? बाबर जो कि मुगल वंश की भारत में स्थापना करता है, इसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? देखो बच्चों, जो बाबर था ना, ये मध्य एशिया से आया था। कहां से आया था बच्चों? मध्य एशिया से आया था बाबर। बाबर जहां पे रहता था वो मध्य एशिया था, वहां पे उसकी दाल नहीं गल रही थी, उसकी बहुत पिटाई चल रही थी। बाबर की मध्य एशिया में बहुत पिटाई चल रही है, हर दूसरे दिन पिटा रहा है इधर उधर। और वही भारत की बात करी जाए, भारत में जो राजा थे वह आपस में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं भाई? आपस में उनकी एक दूसरे में लड़ाई चल रही है। भारत के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है भाई। बाबर जो था मध्य एशिया से था, मध्य एशिया में बाबर पिट रहा है, उसने क्या करा, अपने आर्मी के साथ भारत आता है, उसने भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता है इसका फायदा उठाया, युद्ध में तो लड़ाई करी, ठीक है, और क्या कर लिया यहां पे नियंत्रण। तो देखिए आंसर देखिए, बाबर ने भारत पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि मध्य एशिया में उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मध्य एशिया में वो बार बार उसकी क्या हो रही थी? पिटाई हो रही थी बच्चों, ठीक है। और भारत में उसी समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वो विपरीत थी और वहां पे राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, उसका बाबर ने फायदा उठाया। समझ आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बाबर ने भारत में युद्ध की कौन सी नई पद्धति को जन्म दिया? भाई, वो बाबर जो मध्य एशिया में पिटाई खा रहा है, वो भारत में आके इतना विजय कैसे कर लेता है? क्योंकि उसके पास युद्ध के नए कौशल थे, 2 कौशल नए लेकर के आया था बाबर बच्चों। पहला तो बारूद का प्रयोग, भारत के अंदर तोप का इस्तेमाल पहली बार किसने करी थी? बाबर ने किया था। दूसरा, तुलुगिया युद्ध प्रणाली, इसको बच्चों हाईलाइट कर लोगे, अच्छे से समझना आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में। ये क्या होता है तुलुगिया युद्ध प्रणाली? देखिए, युद्ध में क्या होता था पहले के टाइम पे, एक सेना सामने खड़ी है, दूसरी सेना सामने, आमने सामने लड़ाई होती थी। आक्रमण बोल दिया, आमने सामने लड़ाई। बाबर ने क्या करा, अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को बोलता था भाई राइट साइड से हमला करो, कुछ टुकड़ियां लेफ्ट साइड से और कुछ टुकड़ियां सामने से अटैक करेंगे। इस तरीके से बाबर क्या कर रहा है, एक नई युद्ध की टेक्निक लाया। इस टेक्निक को बोलते थे बच्चों तुलुगिया युद्ध प्रणाली। और दूसरा किसका यूज करता है? वो बारूद का यूज करता है युद्ध में, ठीक है। तो ये 2 चीजें नहीं लेकर के आया था बाबर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ रहा है ना? समझिए, देखो पढ़ाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, नहीं तो एनआईएस के नाम पे बच्चों का काटने वाले बहुत सारे चैनल है। हमारा पढ़ाई के लिए ऑथेंटिक चैनल है, ठीक है। और बातें खाने के लिए और चैनल पे चले जाओ, आपको सुबह शाम बताएंगे टीएमए कब बनाना है, प्रैक्टिकल कब बनाना है, उनके चैनल पे ये देख लिया करो और कैसे बनाना है यहां जाया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा?
भाई पानीपत की जो लड़ाई हुई उसके बाद बाबर को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहला, भाई पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद जो उसके अभिजात्य थे, कमांडर थे, वो वापस अपने देश जाना चाहते थे। कहा भाई, कहां से था बाबर? मध्य एशिया से। मध्य एशिया वापस जाना चाहते थे। दूसरा, सभी राजपूत राजा जो थे, भारत के जो राजपूत राजा थे, वो राणा सांगा जी के नेतृत्व में संगठित होने लगे, एकजुट होने लगे, जो बाबर के लिए क्या थी? एक खतरे का निशान था। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को इन दो समस्याओं का सामना करना पड़ा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, किन किन कारणों से बाबर को मध्य एशिया छोड़ करके भारत की ओर ध्यान देना पड़ा? मैंने बताया था ना भाई, बाबर बार बार पिट रहा था मध्य एशिया में। किन से पिट रहा था? देखो, ट्रांसकोनिया के उज्बेक लोगों से पिट रहा था ये, और ईरान के सफावियों से। ये बार बार ये जो लोग थे ये कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे बाबर के लिए मध्य एशिया में। मध्य एशिया में उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। उसने समरकंद को जीतने का बहुत प्रयास करा पर सफल नहीं रहा। क्या नहीं रहा बच्चों? सफल नहीं रहा। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ रहा है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, बाबर के भारत में आगमन का राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? बाबर के भारत में आने से कौन कौन से राजनीतिक प्रभाव पड़े बच्चों? बाबर के भारत में आगमन से राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन से प्रभाव पड़े? तो देखो, पहला प्रभाव, बाबर ने भारत में युद्ध की एक नई शैली लेकर के आया। बताया था ना, राइट लेफ्ट, सामने कई जगहों से अटैक करो, सामने वाली सेना हार गई। इसी के द्वारा उसने लोधियों को हराया, राजपूतों को हराने का काम करा। सेकंड, बाबर के आने से भारत में राजनीतिक स्थिरता आई। बाबर से पहले भारत के अंदर भी तो राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। बाबर के आने से भारत में राजनीतिक स्थिरता आई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बाबर की सफलता के क्या कारण थे? भारत में बाबर इतना सफल हुआ, उसके कारण क्या थे? भारत में बाबर की सफलता के अनेक कारण थे। बाबर स्वयं एक कुशल, भाई टैलेंटेड सेनापति था बंदा। वह युद्ध जीतने के सारे गुण इसको आते थे। वह विषम परिस्थितियों में अपने आप को कंट्रोल रखता था। ठीक है, और उसने एक नई युद्ध की नीति अपनाई, एक युद्ध की नई नीति अपनाई। ठीक है बच्चों? अच्छा, माइक देख रहा हूं बार बार यार, वीडियो ना कई बार माइक बंद हो जाता है इसलिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? राजपुताना के कौन सा दो शासकों को बाबर ने हराया? कौन से दो राजपूत राजा थे जिसने बाबर को हराने का काम किया? तो बच्चों, बाबर को एक तो राणा सांगा जी ने हराया राजपूत राजाओं में, और दूसरे मेदिनी राम ने। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 8, राजपुताना के कौन से दो शासकों ने बाबर को हराया? तो राजपूतों के दो राजा राणा सांगा और मेदिनी राम ने बाबर को क्या करा? हराने का कार्य करा। अच्छा, अगला काम बच्चों देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9, शेरशाह को पराजित करने में हुमायूं असफल क्यों रहा? देखो, शेरशाह जो था पैदा तो वो भारत में हुआ था, बिहार में हुआ था। बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है, शेरशाह का मकबरा। ठीक है, यह अफगानी था शेरशाह। इसने बाबर को हुमायूं को हरा दिया। तो ये क्वेश्चन है कि हुमायूं शेरशाह को हरा क्यों नहीं पाया? तो देखो, हुमायूं की सेना में जो हथियार वगैरह लाने का काम था वो देखता था हुमायूं का भाई, छोटा भाई, जिसका नाम था बच्चों हिलंद मिर्जा। और हिलंद मिर्जा क्या करता? अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है, मैं हुमायूं से कोई लेना देना नहीं। लड़ाई चल रही है शेरशाह और हुमायूं की, और इसका छोटा भाई ठस खा गया, तेजी में निकल गया हथियार लेके। भाई हुमायूं लड़ेगा किससे? अब हथियार ठस खा गया, ये हिलंद मिर्जा, ये ठस खा गया, इसका भाई पिट गया हुमायूं, शेरशाह जीत गया। तो शेरशाह को हरा क्यों नहीं पाया हुमायूं? क्योंकि इसका भाई तेज चल गया भाई। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बच्चों? अफगानियों के नेता के रूप में शेरशाह कैसे उभरा? क्या कह रहा हूं मैं? अफगानियों के नेता के रूप में शेरशाह कैसे उभरा? शेरशाह ने किसको हराया? हुमायूं को हराया। तो भारत में कौन सा राज वापस आया? मुगल को खत्म करके वापस अफगानियों का शासन आया। शेरशाह एक महान रणकौशल युक्त योद्धा था, उसे पूरी युद्ध की टेक्नोलॉजी आती थी, योग्य सैनिक कमांडर था वो। हुमायूं को हराने के बाद वह अफगानी शासन का क्या बन गया? नायक बन गया। ठीक है, उसने भाई वापस से अफगानियों का शासन भारत में स्थापित कर दिया। ठीक है, करण एक रील बना दे भाई, एक और बना दे। क्वेश्चन नंबर 11, चलो बच्चों आप रील पे फोकस मत करो। अच्छा हाँ, मेरा इंस्टाग्राम
पेज को भी आप फॉलो कर लेना बच्चों, इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहा था मैं, क्वेश्चन हो गई, ठीक है। शेरशाह के शासन के अधीन शामिल प्रदेशों की सूची बताइए। देखो शेरशाह ने जो पूरा इलाका जीता तो उसमें कौन कौन से इलाके आते थे भारत के? मालवा, राजपूताना, सिंध, पंजाब और बंगाल। ये जो इलाके थे, शेरशाह हुमायूं को हराता है, पराजित करता है, उसके बाद मालवा, राजपूताना, सिंध, पंजाब और बंगाल पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है, कब्जा करता है, और शेरशाह वापस से मुगल साम्राज्य को खत्म करके अफगानियों का शासन स्थापित करने का काम करता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह की दो उल्लेखनीय सफलताओं को बताइए। तो देखो बच्चों, शेरशाह जो था एक अफगानी शासक था, और शेरशाह ने जो एक तो सरकार परगना स्तर पे, मतलब प्रांतीय स्तर पे सरकार का जो जैसे होता ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय स्थानीय सरकार, वो पूरी व्यवस्था स्थापित करी शेरशाह ने। और जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड शेरशाह की देन है, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? द्वितीय अफगानी साम्राज्य काल से क्या समझते हैं? देखिए द्वितीय अफगानी साम्राज्य, द्वितीय मतलब दूसरा, पहले भैया अफगानी साम्राज्य चल रहा था, खत्म हो गया, फिर दूसरा कब आया? जब हुमायूं को किसने हराया? शेरशाह ने, और वापस से अफगानियों का शासन आ गया। 1540 में शेरशाह ने भारत पर दोबारा अफगानी शासन स्थापित किया, 15 वर्षों तक शासन किया। इस अवधि को द्वितीय अफगानी साम्राज्य का शासन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? समझ आ रहा है? कमेंट कर दिया करो यार, थैंक्स सर। अच्छा नहीं समझ आए, मैं जल्दी बोलता हूं, तेज बोलता हूं। देखो बच्चों वीडियो में वॉइस क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी, क्योंकि जिस माइक का मैं यूज करता हूं सबसे सस्ता माइक है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे बोर्ड में, कैमरा पे, लाइट्स पे चले गए, और इससे ज्यादा मैं खर्च करने के लायक अब बचा नहीं हूं, ठीक है। तो जितना भी है अब मेरे, तो उसी से आप पढ़िए, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, मैं संपन्न होऊंगा, वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं। देखो भू राजस्व व्यवस्था क्या होता है? लैंड रेवेन्यू सिस्टम। शेरशाह ने भूमि से जो राजस्व आता है उसकी एक नई व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था को खत्म करके शेरशाह क्या कहता है? भूमि का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है भूमि से, उसको 3 हिस्सों में बांटो, और जो एक हिस्सा है, 1/3 वो राज्य को दे दो। पुरानी व्यवस्था को इसने खत्म करा और नई व्यवस्था, ठीक है, 3 हिस्सों में से जो तीसरा भाग होगा, 3 भागों में से भागों में बांटा जाएगा, और उसके एक भाग को राज्य को देना होगा टैक्स के रूप में, राजस्व के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, शेरशाह का वास्तविक नाम शेरखां। अच्छा हाँ, शेरशाह का रियल नाम जो ना शेरखां था, तो इसका नाम शेरखां कब पड़ा? शेरशाह उसे उपाधि के रूप में मिला, कब मिला? ठीक है, तो देखो चौसा का जो युद्ध था बच्चों, ठीक है, जीतने के बाद 1540 में शेरखां को शेरशाह की उपाधि प्रदान की गई। वे दिल्ली के राज सिंहासन पर